नमस्कार, मैं आनंद प्रकाश, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव की। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपनी पार्टियां अपनी जीत के दावे और वादे कर रही है। वहीं पर तीसरी पार्टी भारतीय ट्रिब्यूनल पार्टी इन दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है। भारतीय ट्रिब्यूनल पार्टी के प्रत्याशी से हमारे ब्यूरो ने की है खास मुलाकात। आइए देखते हैं राजस्थान पर हमारा विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात। खुशी प्राइम न्यूज से आज हमारे साथ ऐसे प्रत्याशी बैठे हुए हैं जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र से हैं और आदिवासी के साथ लगातार शोषण आ रहा है और हो रहा है। उसको लेकर उन्होंने राम प्रसाद जी ने एक बीटीपी का पार्टी का गठन किया है जो कई मुद्दों को लेकर आदिवासियों को उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और हमेशा उसके लिए लंबे समय से तत्पर रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि वो किन किन मुद्दों को लेकर आदिवासियों को ऊपर बढ़ा सकते हैं, इन मुद्दों को कहां तक सरकार के सामने रखेंगे, अगर ये विजय होते हैं तो इन मुद्दों को कहां तक पहुंचाएंगे और कितना विकास कर पाएंगे इस क्षेत्र में, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ऐसा है, खास तौर से इस अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों, दलितों और माइनॉरिटी के खिलाफ जो जबरदस्त शोषण और दबाव और इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उसके लिए खास तौर से हम करेंगे। और अनुसूचित क्षेत्र में जो पांचवी अनुसूची है उसके अंदर जो प्रावधान है उनको पूरी तरह से लागू करवाने की कोशिश करेंगे। में क्या क्या मुद्दे हैं और किन किन मुद्दों के पॉइंट पे अपन बात करेंगे, ये मुद्दों से कितना विकास अपने क्षेत्र में हो सकता है और मुद्दों के अंदर पूरा विवरण क्या है ये पूरे पांचवी जो बात कर रहे हैं आप, वो क्या है उसके बारे में जानकारी दें। पांचवी अनुसूची के अंदर शासन और प्रशासन पर आदिवासियों को नियंत्रण का अधिकार है। तो उसमें खास तौर से जो आदिवासियों का नियंत्रण और प्रशासन का जो नियंत्रण का अधिकार है, तो उसमें कई तरह से कोई है ही नहीं। और उसमें जो पांचवी अनुसूची के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं, उस फैसलों को भी बिल्कुल अमल में नहीं किया जाता है। जैसे समता बनाम आंध्र प्रदेश सरकार 1997, वो भी ठीक से लागू नहीं होता है। और राम कृपाल बनाम बिहार सरकार 1969, उसको भी ठीक से लागू नहीं किया। तो अनुसूचित क्षेत्र में सीआरपी से आईपीसी अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होती है, तो उसको पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है। यहाँ कितने % आदिवासी बहुल क्षेत्र है? यहाँ 75% के आसपास आदिवासी है। और शेड्यूल एरिया की बात है कि सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कितने % आदिवासी बहुल क्षेत्र गिना जाता है? 75% आदिवासी बहुल क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर आपने बीजेपी और कांग्रेस को भी मतदान कर आगे तक जिताया गया है, लेकिन कितना आदिवासी के लिए विकास हुआ इस क्षेत्र में, उसके बारे में आप जानकारी। आदिवासियों का तो कुछ विकास हुआ ही नहीं है आज तक, वही स्थिति में जो पहले थे। ये केवल जो कोई भी योजना बनाते हैं, चाहे वो रोड हो या जो कोई भी हो, सारे अपने हित के लिए उसमें कितना पैसा वो कमा सकते हैं, तो उसी तरह की योजना बनाते हैं। बाकी आदिवासियों को कोई फायदा नहीं हुआ। ये जो बीजेपी ने एक जीएसटी लागू करी और नोटबंदी करी, उससे आदिवासी बहुल क्षेत्र में कितना बड़ा प्रभाव पड़ा? बहुत परेशान हुए उस जीएसटी लागू करने से। ये नोटबंदी वाले में तो लोग दुखी हो गए। आदिवासियों को और गरीब जो तबके, उन्हीं को लाइन में रहना पड़ता था, बाकी दूसरे तबके कोई रहा ही नहीं। आप मेन जो मुद्दे हैं, एजेंडे हैं आपकी पार्टी के विकास के, तो अगर आप जनता आपको बहुमत देकर जिताती है तो किन मुद्दों को वहां तक पहुंचाएंगे और किन मुद्दों पे आप बड़ा फोकस रखेंगे कि इन मुद्दों के लिए ही अपने को बात करनी है? ऐसा है, तो खास तौर से जो अनुसूचित क्षेत्र में ट्राइबल का पैसा है, वो गलत जगह खर्च हो रहा है। इसमें आदिवासियों के ऊपर पूरे ध्यान नहीं दिया जाता और लैप्स होकर वापस जाता है। तो इस पे पूरा हम ध्यान देंगे और पूरा पैसा ट्राइबल इलाके में खर्च करेंगे हम। अभी सरकारें भी विरोध कर रही हैं, कई जातियां भी विरोध कर रही है जय जोहर के बारे में। ये जय जोहर को शब्द आते ही लोग कहते हैं कि ये नक्सलवाद शब्द है और ये नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं इस क्षेत्र में। तो जय जोहर का वास्तविक अर्थ क्या है, उस अर्थ को लेकर अपन जो लड़ रहे हैं, तो वो वास्तविक जय जोहर है
वो क्या आदिवासी के विकास के लिए शब्द दिया गया है, या वास्तविक जो ये दूसरी पार्टियां वगैरह कह रहे हैं उस बारे में ये सत्य है? क्या सत्य है इसी बात? पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि नक्सलवाद क्या है। पहले तो नक्सलवाद का हमको परिभाषित कीजिए, उसके बाद में हमको पता लगेगा कि हमको ये नक्सलवाद जय जवाहर नक्सलवाद है कि नहीं है। वो तो जनता भी कह रही है और राजनेता भी उसको, या तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जय जोहर को दबाने के लिए ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं? ये क्या चीज है? ये तो ये जो जय जवाहर है या जो चीज मतलब ये आदिवासी की जो समस्या है उसको उजागर करने का मतलब ये उनको नक्सलवाद बना दो और गोली सीधा उड़ा दो। यानी कि आदिवासियों को दबाने के लिए, उनकी आवाज को बंद करने के लिए ही नक्सलवाद नाम दिया गया। बाकी तो हमको बताइए कि नक्सलवाद है। लोगों का और जनता का और सवर्णों का भी ये कहना है कि अगर वास्तविक जो इस है शब्द जो है अपना SC एक्ट का, उसको वास्तविक आदिवासियों को उस एक्ट के बारे में मालूम ही नहीं है और उसका जो वास्तविक दुरुपयोग हो रहा है वो जनरली कर रहे हैं। अगर कोई जनरल व्यक्ति बैठा हुआ है और किसी अन्य जाति के जनरल से ही इसकी दुश्मनी हो जाती है और वो उससे लड़ नहीं पाता है, तो एक आदिवासी भाई को अपने साथ में लेता है और कहता है कि तू उसके खिलाफ अपने ST का एक्ट लगा दे ताकि मैं अच्छा दिखूं और मेरी विजय रहे। तो उसके बारे में ये सब चीजें बताई जा रही है कि इस के एक्ट के लिए उसको ज्यादा हवा जनरल ही दे रहा है, उसको एक्ट को लागू करवाया जाए। तो ऐसा आपका मानना क्या है? जनरल हवा देता तो फिर इतना विरोध क्यों होता, तलवारें क्यों जलती? इसलिए जनरल तो उसको बंद करवाने की फिराक में क्यों उसको हवा देगा वो? आपके सामने अभी जैसे दूसरा बात करें तो अभी मोदी जी भी आ रहे हैं, गहलोत साहब भी आ रहे हैं कांग्रेस के, वसुंधरा जी भी आ रही हैं और आपके प्रतिनिधि पार्टी के आप स्वयं ही कर रहे हैं। जितने बड़े नेता आ रहे हैं तो उसके आपके सामने बीजेपी और कांग्रेस के सामने आपकी कितनी टक्कर रहेगी, आप उसके बारे में बताइए। ऐसा है कि मोदी आए, चाहे राहुल आए, चाहे कोई भी नेता आए, आके दिखा दे कि ये हमारे यहाँ पब्लिक होती है, उसको इकट्ठी करके बता दे। वो 70 सालों में इन्होंने जिस तरह से आदिवासी को नुकसान किया है, उनकी हालत को बिगाड़ा है, वो अब समझ गया आदिवासी, दलित और ये माइनॉरिटी वो सब समझ गया। ये भी कहा जाता है कि ये जब नेता वगैरह आते हैं बड़े पार्टी के, तो उनके लिए भीड़ जुटाने के लिए एक भोले भाले आदिवासियों को कुछ खाना लालच देते हैं, खाने की पीने की, और लालच देके भीड़ इकट्ठा की जाती है। उसके बारे में आप क्या बताएंगे? बिल्कुल सही बात है। 100 रुपया 200 रुपया और खाने की लालच देके भीड़ को बुलाया जाता है और अपने वो दिखाते हैं अपने, इस तरह से बात है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब पैसा भी दोगे और खिलाओगे तो भी अब नहीं आने वाले ये भीड़। हमें राम और वसुंधरा के टाइम पे देख लिया आपने, वसुंधरा कितने लोग थे सागवाड़ा में, और अभी नरेंद्र मोदी आ जाए तो भी देख लेंगे। हमें राम प्रसाद जी से बात करने में अच्छा लगा और ये जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में, तो हम कुछ जनता भी यहाँ बैठी हुई है, उनसे भी बात करेंगे कि इन मुद्दों को अगर आपको प्रत्याशी जिताती है जनता, तो आप इन मुद्दों को लेकर कहाँ तक विकास के मुद्दों को लेकर आम जनता तक जाएंगे और इन बोले वाले आदिवासियों को वास्तव में विकास कितना कर पाएंगे, ये दावा करके कितना आगे प्रोत्साहन करते हैं, हम बात करेंगे कि वो एक जय जोहार पे जो आ रहा है और शब्द के लिए बार बार नेगेटिव पॉइंट बताया जा रहा है कि ये नक्सलवाद है, उसके बारे में जय जोहर है क्या शब्द और इनका विरोधी जय जोहर शब्द के विरोध क्यों बार बार किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। जय जोहार एक हमारा पुराना उद्बोधन शब्द है और जय जोहार का हकीकत अर्थ ये है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति कुदरत की जय। ये जैसे कोई कौम हो, जैसे ब्राह्मण जय माता दी बोलता है, मुसलमान वालेकुम सलाम बोलता है, राजपूत जय माता दी या जय श्री कृष्णा बोलता है, उसी तरह आदिवासी का भी जय जोहार एक उद्बोधन शब्द है जो हमारे हजारों साल से आज भी चल रहा है। हम दिवाली पे भी बोलते हैं, पर्यावरण में भी बोलते हैं। तो आज वो जो शब्द जो भूल गए थे और हमारे पे वो जो जय श्री कृष्णा जय माता दी वो थोपा जा रहा था, वो आदिवासी भूलने लगा और पुराना जो हमारा जय जोहार शब्द था वो वापस बोलने लग गए। तो इनको खलबली मच गई। आरएसएस की ये चाल थी कि ये जय जोहार शब्द वापस नहीं आना चाहिए, वरना आदिवासी का इतिहास धीरे धीरे आगे आ जाएगा और जय जोहार को दबाने के लिए इन्होंने नक्सलवाद का आरोप लगाया। हमारे जनता को बताना चाहते हैं राम प्रसाद जी के साथ मिलकर कि जनता को कई बार गुमराह किया गया है, आदिवासियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो ये कितना सत्य है और वास्तव में आदिवासी की स्थिति यहाँ कितनी गंभीर है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ आदिवासी की स्थिति बहुत गंभीर है। आदिवासी को आज हजारों सालों से दबाया जा रहा था। आज देश आजाद हुआ 1947 में, पर फिर भी यहाँ का आदिवासी और दलित समुदाय आज भी हम देश को आजाद हुआ है, पर हम खुद आजाद नहीं मानते।
आप कैसे आजाद नहीं मानते हैं? आपके साथ शोषण हुआ, किस तरह का शोषण हुआ वो हमें बताइए। हमारे साथ हमको बोलने का मौका नहीं दिया गया। हम आज किसी पार्टी और पार्टी के सामने जवाब करने लायक हमको खड़ा नहीं करने दिया, और जो हमें बोलने के लिए बोला, जब बोलने के लिए हम बोलने की कोशिश करते हैं, हमको रोकने की कोशिश। यहाँ अपन आदिवासी बहुल क्षेत्र अगर 75% मानते हैं तो सबसे ज्यादा किसान आदिवासी होना चाहिए। तो इनको वास्तविक उनका जो फसल का मूल्य होता है वो मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बारे में बताएं। नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता है। एक शख्स हमारे साथ एक और जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इन मुद्दों को लेकर ये कहाँ तक जनता को जवाब देना चाहते हैं। जनता को हम हमारी 5 यूनिट की हमारा आरक्षण जो बेचा है दोनों पार्टियों ने बारी बारी से, उसका हम जवाब देना चाहते हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी के मार्फत। आपके मन में कैसे विचार आया कि हम भारतीय ट्राइबल पार्टी बनाएं और राम प्रसाद जी को हम खड़ा करें और अपनी जनता को जागृत करें और अपने जनता को विकास करने के लिए प्रेरित करें, इसके बारे में आप बताएं। हम 3-4 साल से समाज का जनजागरण कर रहे थे, तो हमें इन्होंने रोकने की कोशिश की। हमारे भाइयों पे कई मुकदमा किया और हमें गलत तरीके से आरोप लगाया गया, ये नक्सलवादी है, ये अलगाववादी है, ये जातिवाद फैला रहे, सामाजिक समरसता बिगड़ रहे। इस तरह से हमको आरोप लगाया गया और हमारे समाज ने कहा कि हम अब की बार कांग्रेस बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इसलिए भारतीय ट्राइबल पार्टी को हमें मैदान में लाना पड़ा। अब जनता कैसे आपके साथ में है, ये कैसे विश्वास दिलाएंगे? जनता भारत का संविधान समझ चुकी है, जनता 5th शेड्यूल को अच्छी तरह से समझ चुकी है, इसलिए जनता पे हमें पूरा विश्वास है और हम जीत जाएंगे। मैं विपिन जोशी, इन सब से बात करने से मुझे ये लगा कि वास्तव में अब भारतीय ट्राइबल पार्टी ही इस बाजी को मारेगी सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाकर हमारी ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहें।